और जनाब, ताल्लुकात ज़िंदगी में बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। ख़्वाह वो अच्छे ताल्लुकात हों या फिर बुरे ताल्लुकात हों, आपकी ज़िंदगी पर बहुत असरात उसके छूटते हैं। इंसान की दो किस्में हैं, या तो वो अच्छा होता है या वो बुरा होता है। लेकिन बुरे इंसानों से ज़्यादा भयानक टॉक्सिक लोग यानी कि जहरीले लोग होते हैं, और जहरीले लोगों से ताल्लुक़ यानी कि जहरीला रिश्ता। और ये वो रिश्ता है जो आपको गैर ताउन याफ्ता, गलतफहमी, बेइज्जती, गैर महफूज और परेशान महसूस करता है। और जहरीले रिश्ते से आपको आपकी फलाह बहबूद यानी जज्बाती, नफ्सियाती और यहाँ तक के जिस्मानी तौर पर भी ख़तरात लाहक हो सकते हैं। और मुख्तसर यूँ समझ लें कि कोई भी रिश्ता जो आपको बेहतर की बजाय बदतर महसूस करता हो, वो जहरीला रिश्ता होता है, टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है। और जहरीले ताल्लुकात खेल के मैदान से लेकर हमारे दफ्तर में भी होते हैं, फिर घर तक भी किसी सयाको सबाक में हमारे साथ मौजूद ज़रूर होते हैं। और उसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो मुतासर होता है वो हमारा दिमाग होता है। डिप्रेशन इंसान को कब्र तक पहुंचा देता है। और जहरीले लोगों से और भी बहुत सी तकालीफ मिलती हैं। कौन से लोग हैं और वो उनका क्या किरदार होता है आपकी ज़िंदगियों में, आपके फ़ैसलों में, और क्या वाकई उनकी जो नेगेटिविटी है और बातें आप पर असरअंदाज हो रही होती हैं, क्या उनकी बातों से आपके फ़ैसले डगमगा जाते हैं, और उन लोगों से कैसे बचा जा सकता है, और बड़ी इज़्ज़त के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ कैसे फ़ैसला रखा जा सकता है अपना, कैसे उन लोगों से छुटकारा पाया जा सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। सबसे अहम ये कि उनको कैसे हैंडल किया जाए, मतलब जो टॉक्सिक लोग होते हैं या रिलेशनशिप्स होती हैं, उनको किस तरह हमें डील करना चाहिए। ऐसे बहुत से और सवालात हैं जो हमने जानने हैं। आज हमारे साथ इन स्टूडियो मौजूद हैं डॉक्टर ताहिरा रुबाब है, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट है। डॉक्टर ताहिरा, आपको वेलकम कहती हूँ टॉक लाहौर में। कैसी हैं आप? डॉक्टर ताहिरा, टॉक्सिक लोगों और टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के हवाले से हमने आज बात करनी है कि जो मेडिकल साइंस है उनके बारे में क्या कहती है, कि क्यों ऐसे लोग हो जाते हैं, कि उनकी आदत होती है कि वो टॉक्सिसिटी फैलाते हैं इतनी ज़्यादा। अपनी ज़िंदगी में तो हो रही होती है, लेकिन क्या जब वो बाकी लोगों के अंदर भी फैला रहे होते हैं कि वो उनके अंदर जहर घोल रहे होते हैं, अपनी ज़िंदगी में तो उनकी जहर घुल रहा होता है और वो इतने परेशान होते हैं, लेकिन उनका दिल करता है कि बाकी की ज़िंदगियों में भी हम इसी तरह का जहर घोले, जहरीले अल्फाज यूज़ करें और इस तरह की चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं। तो आज हमने ये जनाब जानने की कोशिश करनी है कि उनसे हम किस तरह डील कर सकते हैं। हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग मौजूद होते हैं जिनका हमें आइडिया नहीं हो रहा होता, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर असरअंदाज हो रहे होते हैं। तो किस तरह के लोग हैं? ये उनकी बचपन से आदत होती है क्या, ये बड़े होते होते कुछ ना कुछ ऐसी ट्रेट्स होती हैं जो उनमें आ जाती हैं? बेसिकली जो एक चीज़ बड़ी प्रोमिनेंटली हमें नज़र आती है, जैसे आपने कहा कि टॉक्सिक लोग जो हैं वो हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, हमारी वर्क प्लेस पे, इवन हमारी फैमिली मेम्बर्स में भी बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो टॉक्सिक हों। ये आता जो है बेसिकली ये हमारे एनवायरनमेंट से आता है। अच्छा। हमारी तरबियत से आता है। जो लोग टॉक्सिक पेरेंटिंग का शिकार होते हैं, मसलन जिनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो अथॉरिटेरियन रहे हैं, जिन्होंने अपने इर्द गिर्द जो है बहुत ज़्यादा जो है क्रिटिसिज्म फेस किया हुआ होता है, उनको अप्रिशिएट नहीं किया जाता, उनकी सेल्फ जो रिस्पेक्ट है उसको मजरूह किया जाता है बचपन में बहुत ज़्यादा। तो फिर वो इसी तरह की पर्सनैलिटी के साथ जो है वो ग्रो करता है। और जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं, क्योंकि उन्होंने पिक्चर की दूसरी साइड तो नहीं देखी हुई होती, सो जो उनका माइंड सेट बना हुआ होता है उसी माइंड सेट के अकॉर्डिंगली वो दूसरे लोगों को भी ट्रीट करते हैं। और ये टॉक्सिक लोग जो हैं ये इतने ज़्यादा टॉक्सिक हो सकते हैं कि आप अगर एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी हैं तो उसमें आप कहीं बैलेंस नहीं रहेंगे। इतने बुरी तरह इम्बैलेंस होते हैं आपके, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, और आपके बहुत सारे पर्सनैलिटी के, बिहेवियर के, और उसके साथ साथ जो बहुत सारे ज़हनी प्रॉब्लम जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो टॉक्सिक लोग जो हैं वो हर जगह मौजूद होते हैं। नहीं, तो ये टॉक्सिक लोगों को भी कोई मेंटली प्रॉब्लम होती है, मतलब कोई ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जिसकी वजह, मतलब ये भी एक डिसऑर्डर ही है ना कि आप दूसरों की लाइफ में नेगेटिविटी इतना ज़्यादा फैला रहे हो। बिल्कुल ऐसा है उनको। ये मैं ये तो नहीं कह सकती कि मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, मगर वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब पर्सनैलिटीज़ होती हैं और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं लोगों को, जिसमें बहुत सारे टाइम पे हम जैसे देखते हैं कुछ लोग बड़े खुद पसंद होते हैं और वो जब अपने आप को इतना ज़्यादा पसंद कर रहे होते हैं तो फिर वो दूसरे बंदे को उतना ही कमतर समझ रहे होते हैं। ठीक है। एंड देन जो है वो टॉक्सिसिटी आपको बहुत ज़्यादा, आजकल ये जो खुद पसंदी वाली एक पर्सनैलिटी है जिसको हम अपनी ज़ुबान में नार्सिसिज्म कहते हैं,
ये बहुत कॉमन हमें नज़र आती है, एंड दे आर द मोस्ट टॉक्सिक पीपल। और इसमें होता ये कि ये लोग जो हैं अपने आप को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इनमें एग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, अपने बारे में अपने आप को अक्ल समझने की कोशिश करते हैं, वायलेंस बहुत ज़्यादा करते हैं, दूसरों को कंट्रोल करने के लिए उनके जो साइकोलॉजिकल पासवर्ड्स होते हैं, साइकोलॉजिकल पासवर्ड से मेरा मुराद ये है कि उनके जो डार्कर साइड ऑफ लाइफ होती है, यानी जब कभी वो परेशान थे, फेलियर हुआ, या व्हेन दे फेल्ट वेरी बैड, तो वो सारी चीज़ें वो जानने की सबसे पहले कोशिश करते हैं, एंड देन व्हेन दे गेट दीज थिंग्स, तो फिर इसके ऊपर वो आपको जब भी टाइम आता है, दे स्टार्ट ब्लैकमेलिंग, दे स्टार्ट टॉन्टिंग यू अबाउट दैट, एंड देन आपको जो है खुद को फील होना शुरू हो जाता है कि शायद मैं वाकई इतना फेलियर और इतना बुरा इंसान हूँ। सो एक बहुत टॉप ऑफ ऑल जो पर्सनैलिटी हमें बहुत ज़्यादा नज़र आती है वो नार्सिज्म है। नार्सिज्म ट्रेट्स भी हो सकते हैं, और खुद पसंदी के यानी ट्रेट्स भी हो सकते हैं, और एक पूरी पर्सनैलिटी भी हो सकती है। जिन लोगों की पर्सनैलिटी है वो तो ऑफ कोर्स एक बहुत ही टॉक्सिक किस्म का एनवायरनमेंट उनके घर में मौजूद होता है, और ये नार्सिज्म जो है वो पेरेंट्स में भी हो सकता है, और उससे फिर बच्चों में भी ट्रांसफ़र होता है। मगर देखा यूजुअली ये गया कि नार्सिज्म पर्सनैलिटी के जो पेरेंट्स होते हैं, उनके बच्चे बेचारे जो होते हैं वो बड़ी शैटर्ड पर्सनैलिटी के साथ होते हैं, उनका अपना कॉन्फिडेंस बहुत लूज़ हुआ होता है, अपने रिलेशनशिप्स में उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ती है, एंड देन जो है वो फिर अपनी उनकी बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ जो हैं वो होती हैं अपने पार्टनर के हवाले से और बच्चे के हवाले से। दिस इज़ वन काइंड ऑफ पीपल। एंड देन देयर आर जो कि आपको लगेगा कि हमेशा जो है वो आपको पॉइंट आउट करेंगे कि यानी वो आपको हमेशा नेगेटिव पिक्चर जो किसी भी चीज़ की दिखाना शुरू करेंगे। आप अगर उनसे बात करते हैं कि दैट्स व्हाट द प्लान इज, मैं ये करना चाहता हूँ, तो फ़ौरन आपको कहें देख लेना कहीं ख़राब ना हो जाए, देख लेना कहीं नुकसान ना हो जाए, देख लेना, केयरफुली चलना। यानी दे विल नॉट टेल यू कि अच्छा अल्लाह का नाम लो, हाँ अल्लाह का नाम लो, इसको शुरू करो, बिकॉज दे देमसेल्फ आर वेरी वेरी इनसिक्योर और रिस्क टेकर्स नहीं है। सो वो जो इनसिक्योरिटी और रिस्क टेकिंग नहीं होती उनके अंदर, वो अपनी दूसरों के अंदर वो इंड्यूस करते हैं दूसरों को इस तरह की चीज़ें। एंड देन अगर आपका बच्चा या आपका एक जवान बच्चा अगर कोई चीज़ इनिशिएट करना चाहता है और आप उसके दिमाग में सिर्फ ये चीज़ें पॉप अप किए जा रहे हैं कि ये देखो, तो वो फिर अपने से तो नहीं सोच सकता कि मैंने चीज़ें पॉजिटिवली लेनी है, बिकॉज हमारा जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है वो हमारा अर्ली 5 years में हो जाता है। बचपन के जो 5 साल हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उन 5 सालों में अगर आपने नेगेटिव एक्सपीरियंस किए हुए हैं, अगर आपने नेगेटिव पेरेंटिंग को फेस किया हुआ है, नेगेटिव आपकी स्कूलिंग हुई है, तो आप सोच सकते हैं कि वो बंदा पॉजिटिव कैसे हो सकता है। लेकिन हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो तो इन्हीं 5 सालों में तवज्जो ही नहीं दे रहे होते बच्चों के ऊपर। तवज्जो दे रहे होते हैं ना, तवज्जो देते हैं उनको कंट्रोल करके, उनको नेगेटिव हर नैगिंग कर करके हर चीज़ के अंदर। लेकिन आजकल मैंने जो देखा है, मतलब बच्चों के सामने ही लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, इस तरह के बैड बिहेवियर्स घरों में हो रहे होते हैं, माँ बाप की लड़ाई, शाउटिंग हो रही होती है, गालम गलोच हो रही होती है, और लग रहा वालिदैन को ही लग रहा होता है कि हमारे बच्चे शायद सुन रही है, ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, वो अपने खेलों में मगन है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में, माइंड में बैठ रहा होता है। वो बच्चा जो है इवन जब अपनी माँ के पेट में होता है ना, वो तब भी चीज़ें फील कर रहा होता है। उसकी फीलिंग्स उस वक्त भी चीज़ों के बारे में होती हैं, आइदर इट्स गुड और बैड, वो वहाँ फीलिंग्स वहाँ से वो लेके पैदा होता है। अच्छा, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो पैदाइश से पहले ही सारी चीज़ें सेंस कर रहा है। उनको नाम नहीं दे सकता क्योंकि उसकी अकल उतनी अभी बनी नहीं है, ब्रेन नहीं बना, सारा कुछ नहीं। एंड जब वो पैदा हो जाता है तो ऑफकोर्स वो हर चीज़ को सेंस ज़रूर करता है, नाम नहीं दे सकता उस चीज़ को। सो उसके बाद वो जब आप उसके सामने लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं, ही इज़ वॉचिंग यू, ऑब्जर्विंग यू, तो उसके हिसाब से उसके बिहेवियर्स भी उसी तरह से बन रहे हैं। आप देखो जिन घरों में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, उनके बच्चों का टेम्परामेंट भी इसी तरह का ही होता है, उतनी ही उनकी, क्योंकि लैंग्वेज भी तो वहीं से डेवलप हो रही है ना। आपकी जब आपके कॉमन वर्ड्स जब इस तरह के होंगे जो बड़े अब्यूजिव हो सकते हैं, मे बी वो गाली गलोच हो सकता है, तो आपकी कॉमन लैंग्वेज भी यही होगी क्योंकि आपने सीखा ही यही है। एंड देन एक बहुत खूबसूरत बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि हमारा जो है एनवायरनमेंट जो है, वी ऑल आर प्रोडक्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट। हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। हम उसी तरह के, और जिस तरह के लोगों में हम बैठते उठते हैं, हम खुद भी कहीं ना कहीं उसी तरह के होते हैं। इसके बारे में बहुत सारी रिसर्चेज ऑलरेडी मौजूद हैं, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो आपके एनवायरनमेंट, आपके कल्चर से बाहर नहीं होता। अब आपके घर में जो एनवायरनमेंट है, जो आपने अपनी लाइफ में अर्ली ईयर्स में एक्सपीरियंस किया है, वो अल्टीमेटली टॉक्सिसिटी है तो आप टॉक्सिक बनेंगे, वो पॉजिटिविटी है तो आप पॉजिटिव बनेंगे। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट एनवायरनमेंट यू आर इन, आप किस तरह के एनवायरनमेंट में हैं। देन हम ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं
वो हमें बड़े इमोशनली नम नज़र आते हैं। यानी आप उनसे बात करो तो आपको कोई भी उनसे इमोशनल वो कनेक्शन उस तरह से फील नहीं होता। अब ये भी वो लोग हैं जहाँ पे पेरेंट्स ने उन बच्चों को वो वार्मथ, एक चीज़ होती है अटैचमेंट। अब जो हमारी जितनी भी पर्सनैलिटी और रिलेशनशिप्स डेवलप होते हैं वो हमारी उस अटैचमेंट के ऊपर बेस करते हैं। अब वो अटैचमेंट जो है दैट स्टार्ट्स विद द फर्स्ट होल्ड। जब मदर अपने बच्चे को फर्स्ट होल्ड करती है, बच्चे को पहली दफ़ा पकड़ती है, अपनी गोद में लेती है, और वो जितनी वार्मथ से उसको पकड़ती है और लेती है अपनी गोद में, वो उसका फर्स्ट अटैचमेंट एक्सपीरियंस होता है। अब वो जिस बच्चे की अटैचमेंट अपने पेरेंट्स के साथ जितनी ग्राउंडेड है, जितनी स्ट्रांग है, जितनी पॉजिटिव है, उसके सोशल रिलेशनशिप्स भी उतने ही बेहतर हैं, उतने ही सिक्योर हैं और पॉजिटिव हैं। जिस बच्चे की वो अटैचमेंट अपने पेरेंट्स के साथ इनसिक्योर है, हॉस्टाइल है, उसी तरह के रिलेशनशिप्स उसके बाहर हैं। क्योंकि आपका ये अटैचमेंट जो है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका बच्चा आपके साथ अटैच किस तरह से। अब अगर कोई, हम देखते हैं कि ओवर पैम्परिंग भी बच्चों की हो रही होती है कि किसी के साथ नहीं मिलना, कोई भी चीज़ आपसे पूछे बगैर नहीं करनी, एंड देन अगेन दिस इज़ हॉस्टाइल कि आपने बच्चे को इतना ज़्यादा ओवर पैम्पर किया है, उसको इतना तंग किया हुआ चीज़ों के लिए कि वो खुद से कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता। हम देखते हैं लोग डिसीजन मेकिंग नहीं करते क्योंकि उनको ये सिखाया ही नहीं गया कि हाउ टू टेक देयर डिसीजन। हमेशा डिपेंडेंट पर्सनैलिटीज़ के साथ बड़े होंगे, दूसरों के शैडो में रहने की कोशिश करते हैं कि जो दूसरे उनके लिए चीज़ें करें या फैसले लें। सो इस तरह के बहुत सारे लोग जो हैं, जो हम देखते हैं टॉक्सिक भी हैं, हमारे लिए प्रॉब्लम भी हैं, बर्डन भी बन जाते हैं अल्टीमेटली। क्योंकि आप एक सर्टेन टाइम तक तो लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, संभाल सकते हैं, झेल सकते हैं, एग्जैक्टली आप पूरी लाइफ उस चीज़ को उसी तरह से लेके चलना इज़ रियली रियली डिफिकल्ट। एंड देन देयर आर पीपल जो कि दूसरों के छोटी छोटी, उनको कंट्रोल करने के लिए उनकी छोटी छोटी गलतियों के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट करेंगे, उनको इंसल्ट करेंगे, और उनको जब भी इवन उनके वो पॉजिटिव पॉइंट्स जो कि उनकी शख्सियत का हिस्सा होगा उसको हमेशा नेग्लेक्ट करके सिर्फ नेगेटिविटी को निकाल के हाईलाइट करेंगे। एंड दैट इज द वे टू कंट्रोल पीपल। क्योंकि जब आप लोगों को अपने आप इस कैपेबल ही नहीं है कि आप उनको हैंडल प्रॉपरली कर सकें, उनके साथ अपना पॉजिटिव बेहतर रिलेशनशिप बनाएं, तो दैट्स व्हाट हैज डन बाय योर पेरेंट्स टू यू and now you are doing it with others। तो ऐसे लोगों का क्या इलाज है फिर? मतलब किस तरह उनको डील किस तरह किया जाए? मतलब जिस तरह मैंने कहा है कि हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके साथ हमें डेली रूटीन में डील करना होता है, बात भी करनी होती है, दफ्तर औकात में भी, घर जाके भी, फैमिली मेंबर्स में भी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो किस तरह डील किया जा सकता है? उनसे किनारा कशी तो की नहीं जा सकती है, बिल्कुल नहीं की जा सकती। पहली तो बात ये है कि ये जो टॉक्सिक लोग हमारे इर्द गिर्द होते हैं ना, इनको खुद नहीं रियलाइज़ होता कि ये टॉक्सिक लोग हैं, ये इनकी पर्सनैलिटी में इतने बड़े बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं, या इनकी पर्सनैलिटी ही एक प्रॉब्लम है। वो अक्सर जो है वो दूसरों के ऊपर इसका ब्लेम जो है वो लगाएंगे कि ये ठीक हो जाए तो मैं तो ठीक हूँ, इसको मसला है, इसको मसला होता है मुझसे, और तो किसी को नहीं मसला होता। बिकॉज दे आर वेरी क्लेवर इन दिस कि वो आपके साथ वो ऐसा आपको एक हिट करते हैं, लेकिन जब वो बाहर जाते हैं, बिकॉज दे आर वेरी चार्मिंग पर्सनैलिटीज आउटसाइड एज वेल, तो वो लोगों को लगता है नहीं ये तो बंदा ऐसा है ही नहीं। अच्छा, दो मुंह भी कह सकते हैं ना। बिल्कुल, ये तो बंदा ऐसा है ही नहीं। क्योंकि इस तरह के लोग होते हैं बड़े क्रिस्मैटिक, जो कि दूसरों को बड़ा अट्रैक्ट करते हैं, मगर इनसाइड द रिलेशनशिप वो बहुत टॉक्सिक जो है वो होते हैं। अब इनसे डील किस तरह से किया जा सकता है? सबसे पहले तो मैंने जैसे कहा कि उनको खुद भी नहीं पता होता कि वो टॉक्सिक हैं या उनके अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो फिर आप ये सवाल छोड़ दें कि वो ठीक होंगे कि नहीं होंगे। वो नहीं ठीक होंगे। आपने अपने बिहेवियर को चेंज करना है, और उसको बिहेवियर चेंज करने के लिए जो एक चीज़ मैं हमेशा बताती हूँ, एंड दिस इज़ वन ऑफ द लाइफ स्ट्रेटजी एज वेल, वी टीच पीपल हाउ टू ट्रीट अस। वी टीच पीपल हाउ टू ट्रीट अस। हम लोगों को बताते हैं कि हमारे साथ क्या रवैया रखा जाए। सो अगर हम अपने आप को यानी हम चाहते हैं कि दूसरे का रवैया ठीक हो जाए, वी नीड टू वर्क ऑन आवरसेल्व्स। जैसे एक नार्सिज्म, जैसे मैंने पहले पॉइंट आउट किया, उसको डील करने का तरीका जो है वो ये है, एक तो सबसे पहले इस तरह के लोगों से सबसे पहले बाहर निकले, छोड़ दें ऐसे लोगों को। क्योंकि वो कभी आपको लगता, हम इस खुशफहमी में भी बड़े मुब्तला होते हैं ना, शायद मेरी मोहब्बत, मेरा साथ इस बंदे को बदल देगा। दैट नेवर हैपन्स, नेवर हैपन्स।
ये सिर्फ आपका एक खुश फहमी है कि आप किसी इंसान को बदल सकते हैं। आप कभी किसी इंसान को नहीं बदल सकते until unless वो इंसान खुद बदलना चाहता है नहीं अपने आप को। आप नहीं बदल सकते, ना ही आप रीजन हो सकते हैं उसको बदलने की, ठीक है। उसका अपना दिल करेगा तो वो कुछ करेगा। लेकिन डॉक्टर ताहिरा, सुनने में तो यही भी आता है ना कि मोहब्बत तो पहाड़ को भी पिघला देती है, तो इंसान तो फिर क्या है? ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। ये एलूजन है। यस, ऐसा कुछ नहीं होता। जो इंसान हो, शुरू के दिनों में चीजें इसलिए बड़ी आपको रोजी लगती हैं या आप उसको एड्रेस नहीं करते हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि खुद आप भी एक बड़े रोजी उसमें फेज में होते हैं, बड़ी फैंटेसी में होते हैं। आपका डोपामिन इतना सर्च कर रहा होता है कि आप प्लेजर इतना फील करते हैं, तो आपको वो लगता ही नहीं है कि जी ये इसमें कोई खामी भी है। बट एज द टाइम पैसेस तो फिर आपको पता चलता है कि अच्छा जी ये तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। और तब तक या तो आप पूरे ट्रैप हो चुके हुए होते हैं इमोशनली और फिजिकली और मेंटली, या फिर ये होता है कि जी आप उससे इतना ज़्यादा तंग आ चुके हुए होते हैं कि यू डोंट वांट टू कंटिन्यू। तो ये जो कहते हैं हम कि मोहब्बत सबको बदल देती है, मोहब्बत में भी वही इंसान बदलता है जो खुद को बदलना चाहता है। सही। आपकी वजह से कुछ नहीं बदला जाएगा। ये इस खुशफहमी से, खास तौर पे मैं लड़कियों को ज़रूर एडवाइस करूँगी कि इस खुशफहमी से बाहर आ जाइए कि कोई बंदा, आदमी खास तौर पे आपकी वजह से बदलेगा, बिल्कुल नहीं बदलेगा। लेकिन कहते हैं ना कि प्यार की जो मार है ना वो नहीं, ये झूठ है। हमें इस इल्यूजन से बाहर आना है। नहीं आते लोग बाहर, नहीं आते। और ये सबक हमें पढ़ाना भी नहीं है लोगों को। हाँ, आपको खुद पे वर्क करना है। मसलन अगर आप उस रिलेशनशिप को कंटिन्यू, अगर आपके नर्व्स इतने स्ट्रांग हैं तो आप तरीके सीख लीजिए कि आपने उस बंदे से डील कैसे करना है। अगर आप उसको नहीं छोड़ना चाहते तो आप तरीके सीखिए, या फिर आप अपने आप को इतना स्ट्रांग करें कि आप उससे बाहर निकल सकें। सही। बाहर निकलना इज द बेस्ट थिंग, क्योंकि आप इफेक्ट हो रहे हैं, आपके बच्चे भी इफेक्ट होंगे, ठीक है। दिस इज जनरेशनल थिंग। लेकिन अगर आप नहीं निकल सकते, लेट्स से आपके बच्चे हो गए हैं, अब आप उसी में ही हैं, अब आप नहीं निकल सकते, तो खास तौर पे नार्सिज्म को डील करने का जो एक तरीका होता है वो ये है कि आप डीप एक फॉर्मूला है जिसमें आप जो है अपने आप को सबसे पहले जो है उससे डिटैच करते हैं। यानी अपने आप को उस बंदे से डिटैच करते हैं, इमोशनली डिटैच करते हैं कि अब आप जो भी कह रहे हैं इट इज़ नॉट गोइंग टू इफेक्ट मी एनी मोर, ठीक है। एंड देन आप अपने आप को डोंट एंगेज विद हिम, यानी जब कभी आपकी उसके साथ लड़ाई हो, क्योंकि ऐसे लोगों का एक ही पर्पस होता है, दे एंड अप फाइटिंग। उनका मकसद ये होता है कि आपको किसी ना किसी तरह से फाइट में ले जाएं, क्योंकि वो डिस्कशन नहीं कर सकते, वो फाइट कर सकते हैं। तो वो इसके ऊपर आपको एंड करेंगे। देन आप डोंट एंगेज विद दैट पर्सन, यानी आप उसकी लड़ाई का हिस्सा मत बनिए, चुप रहें और या फिर उस सिचुएशन से निकल जाएं और अपने आप को काम रखिए उसके दौरान, क्योंकि आप जितना ज़्यादा काम रहेंगे उतना ज़्यादा वो बंदा और भी देखिए ये मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहा। एंड देन जो है डोंट एक्सप्लेन, क्योंकि आप जितना भी एक्सप्लेन करेंगे ना अपनी पोजीशन को किसी के भी सामने, नन इज गोइंग टू टेक इट, वो उसका कोई फायदा नहीं है आपको। डोंट एक्सप्लेन योर पोजीशन, नहीं मैंने ये इसलिए किया था, ये तो फलानी बात थी। डोंट डू दैट, क्योंकि उसने दिमाग में जो बना लिया उसने वही करना है। एंड देन डोंट पर्सनलाइज, यानी वो जो बंदा जो चीज़ें कह रहा है आप उसको अपनी ज़ात के ऊपर ना लें, बिकॉज यू हैव मेनी पीपल अराउंड। वो सब लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, थिंक ऑफ दैट। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सिर्फ एक बंदा आपको गलत कह रहा है एंड अदर्स आर सेइंग कि यू आर मार्वेलस पर्सनैलिटी, आप बड़े अच्छे इंसान हैं, तो लुक एट देम, ठीक है, उनको सुनिए, उस बंदे की सुननी बंद, मतलब उस बॉक्स से बाहर तो निकले ना। बिल्कुल। अगर आपको उसके साथ सरवाइव करना है तो देन यू कैन डू दैट, बट इट इज़ अ लॉट इमोशनल टॉल। ये इतना आसान नहीं है। अच्छा, ये थेरेपी के थ्रू भी इन बंदों को, मतलब इन लोगों को ठीक नहीं किया जा सकता? देखो, थेरेपी हो या कोई भी चीज़ हो, आप मेरे पास आएंगे, आपको ये पता होगा कि आपका प्रॉब्लम है तो आप मेरे पास आएंगे ना। आपको ये बात ही, आप ये कबूल ही नहीं कर रहे हैं। पर्सनैलिटी प्रॉब्लम के लोग जो होते हैं वो अक्सर ये एक्सेप्ट ही नहीं करते कि उनका मसला है। दिस इज़ वेरी चैलेंजिंग टू चेंज दैम। हाँ, अगर आप ये सोच एक्सेप्ट कर जाएं, देन दैट इज़ द फर्स्ट क्रैक जहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं कि येस आई नीड हेल्प एंड आई नीड टू चेंज माई सेल्फ। लेकिन ऐसी रेशो है लोगों की कि वो कर लेती है एक्सेप्ट? बिल्कुल है, लेकिन बहुत कम है, बहुत कम है। अगर आपका पार्टनर इस तरह का हो जो आपको इतने नर्व्स का मालिक हो, जो आपको ये एनलाइट कर सके इस चीज़ के बारे में और एजुकेट कर सके कि दैट यू नीड हेल्प, डिस्कस योर प्रॉब्लम्स, तो फिर हो सकता है। लेकिन लेट मी टेल यू कि जब कभी आप पर्सनैलिटी प्रॉब्लम वाले लोगों को ये बात कहते हैं ना कि तुम्हारा ये पर्सनैलिटी प्रॉब्लम है,
वो आपको बहुत फायर बैक करते हैं, वो उल्टा आपको ही कह देते हैं कि भाई तुम में ही मसला है, मेरे में तो कोई मसला नहीं है। बुरी तरह वो आपको जो है फायर बैक करेंगे। और यूजुअली जितनी पर्सनैलिटी वाले लोग हैं, जैसे कुछ लोग बड़े अटेंशन सीकर इन अ सेंस होते हैं, नॉट इन, मैं अटेंशन सीकिंग इसलिए नहीं कह रही कि उनकी आदत होती है, उनकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा बन गई होती है चीज़, कि वो दूसरों की तवज्जो अपनी तरफ लेने के लिए, नॉट अटेंशन सीकिंग बट दूसरों को बताने के लिए, लुक एट मी आई एम हियर, उनको यानी आइडेंटिफाई बोल के भी करते हैं। हाँ, अगर इस तरह कुछ पर्सनैलिटीज इस तरह की भी होती हैं जिनको अपने बारे में लोगों को बताना पड़ता है, बिकॉज दे हैव बीन इग्नोर्ड अ लॉट, अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा इग्नोर किए गए होते हैं। फिर उनको जो पैटर्न अपना नज़र आता है, विद दैट दे ट्राई टू मेक इट के जी हम दूसरों के साथ रह सकें और दूसरों की अटेंशन ले सकें। एंड दूसरा, आपने देखा होगा कि आजकल मोहब्बत की कहानियों में बड़ा ये होता है जी, मैंने अपनी वेन काट ली, मैंने अगले बंदे को काबू करने के लिए उसको बताना है कि जी मैं तो आज गोलियां खा, यू वोंट बिलीव हर दिन क्लिनिक के ऊपर इस तरह के केसेस आते हैं कि जी मैं उस बंदे को, मैंने कहा मैं तो अपने आप को मारने लगा हूँ, ये देखें मेरे बाजू जी, मैंने ये आपकी मोहब्बत नहीं है, ये आपकी पर्सनैलिटी का वो खला है जो आप किसी को बेहतर तौर पे कन्विंस करके अपने साथ नहीं चला सकते। एंड देन यू आर टेकिंग दीज फोर्सफुली तो नहीं कुछ हो सकता ना, ये तर्स वाली बात है कि आप व्हाई यू आर डूइंग दिस, कि आप अपने आप को पेन देते हैं जस्ट टू कीप द अदर पर्सन। और उसमें मैं ये समझती हूँ कि इन लोगों का कसूर इसलिए नहीं है बिकॉज दे हैव नॉट बीन टॉट द बेटर वे टू डू द थिंग्स। तो फिर उसमें उनको करने की जो ज़रूरत है कि ट्राई टू लर्न द स्किल्स, कि आप बेहतर तौर पे किसी भी इंसान को अपने साथ कैसे रख सकते हैं। मतलब वो सारे एक्सपीरियंसेस जो उनके साथ हुए हुए होते हैं कहीं ना कहीं, जो उनकी ट्रेड्स का हिस्सा बन के होते हैं, वो फिर दूसरों के अल्टीमेटली प्रोजेक्ट अप्लाई कर रहे होते हैं। तो मैं तो जनाब यही कहूँगी कि अगर आप उनके साथ नहीं ज़िंदगी गुजार सकते हैं या इतना ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो जाती है तो उन्हें उनके हाल पे छोड़ें और एक डिस्टेंस मेंटेन कर लें उनके साथ, वो आपके लिए भी बेहतर होता है और उन लोगों के लिए भी बेहतर होता है। हमारे डॉक्टर ताहिरा रुबाब मौजूद थी। डॉक्टर ताहिरा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई। टॉक्सिक पीपल, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के हवाले से हम बात कर रहे थे जनाब।